वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। दोस्तों, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के क्लासिफिकेशन में उसके वर्गीकरण के बारे में हम जानेंगे कि कितने प्रकार के डीसी जनरेटर होते हैं और इन्हें हम किस तरीके से सुसज्जित करेंगे। तो चलिए देखेंगे, यदि हम यहाँ पर डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण करेंगे हम, तो इन्हें कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में हमें यह समझ में आ जाएगा कि डीसी जनरेटर को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी स्टूडेंट को यदि कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर सकता है, बेझिझक कर सकता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना हम क्या कह रहे हैं। देखिए, ये जो डीसी जनरेटर है, यदि इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हम प्राइम मूवर के आधार पर। मतलब कि यदि कोई ये जनरेटर है, मानकर चलिए ये कोई जनरेटर है और ये जनरेटर का शाफ्ट यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये जो जनरेटर का शाफ्ट लगा होगा अर्थात कि जनरेटर के शाफ्ट को घुमाने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करेंगे, जिस युक्ति का यूज करेंगे, उसे ही प्राइम मूवर कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये क्या कर दिया हमने, कपलिंग कर दी है। अब जब कपलिंग कर देंगे हम तो जनरेटर का जो शाफ्ट है उसको किससे घुमा रहे हैं हम, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो यहां पर यदि हम देखें तो सबसे पहले ये प्राइम मूवर क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। किसी भी जनरेटर को घुमाने के लिए हमें प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। मतलब एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट जो मैकेनिकल एनर्जी इस जनरेटर को दिया जाए, क्योंकि जनरेटर के शाफ्ट को जब तक हम मैकेनिकल एनर्जी नहीं देंगे तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्राइम मूवर है इसी को बोलते हैं पोनी मोटर, या पोनी मोटर के द्वारा आप घुमा रहे हैं। मतलब कि कोई एक्स्ट्रा ऐसी युक्ति का यूज कर रहे हैं जिसके द्वारा इस जनरेटर के रोटर को घुमाया जा सके या जनरेटर के शाफ्ट को घुमाया जा सके, उसे ही क्या कहेंगे हम, प्राइम मूवर कहेंगे। तो प्राइम मूवर के आधार पर यदि जनरेटर को क्लासिफाई किया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा आपको जल टरबाइन। क्या मिलेगा आपको, जल टरबाइन। अब ये जल टरबाइन यहाँ लिखा है जल टरबाइन चलित जनित्र। तो जल टरबाइन के द्वारा जनित्र को घुमाया जाएगा। तो हम यहाँ पर जनरेटर को जो प्राइम मूवर के रूप में यूज करेंगे यहाँ पर जनरेटर में, तो ये जल टरबाइन का यूज करेंगे। क्योंकि टरबाइन कैसे होती है आपको मैं बताना चाहूंगा। इसमें जल टरबाइन में अलग अलग प्रकार की टरबाइन होती है। यदि मैं टरबाइन की बात करूं तो यहाँ पर टरबाइन अलग अलग प्रकार की होती है। और यदि इसको हम डिफाइन करें तो जब पावर जनरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे, यहां पर होती है फ्रांसिस टरबाइन। कौन सी होती है, फ्रांसिस टरबाइन। ये होती है फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। दूसरी होती है पेल्टन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, ठीक है। तीसरी होती है इंपल्स टरबाइन, इंपल्स टरबाइन। तो ये इतने प्रकार के जो टरबाइन होते हैं, इनमें अलग अलग, जैसे ऊपर से यदि पानी जो है नीचे गिर रही है, डैम से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उसके लिए कौन सा टरबाइन यूज करोगे आप, ठीक है। फिर यदि कोई हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि कम हेड वाला है और पानी जो है बिल्कुल सीधे सीधे ही बह रहा है, तो वहां पर कौन सा टरबाइन यूज करेंगे, जल टरबाइन यूज करेंगे। तो टरबाइनों के भी अलग अलग प्रकार हैं। तो जैसे कि आप ये बर्गी डैम की बात करेंगे तो वहां पर फ्रांसिस टरबाइन का यूज किया गया है और वहां पर 45 मेगावाट की, 45 मेगावाट और प्लस 45 मेगावाट की 2 यूनिट है वहां पर। टोटल कितना हो जाएगा, 90 मेगावाट। तो ये जो बर्गी डैम है वहां पर फ्रांसिस टरबाइन का यूज किया गया है। तो कहने का मतलब ये है, हम यहाँ पर जल टरबाइन के द्वारा भी जनरेटर को घुमा सकते हैं। तो ये जो जल टरबाइन हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक प्रकार का प्राइम मूवर बन जाएगा। जल टरबाइन क्या बन जाएगा, प्राइम मूवर बन जाएगा। अब हम यदि सेकंड देखेंगे यहाँ पर, तो सेकंड है वाष्प टरबाइन। सेकंड क्या है, वाष्प टरबाइन। तो ये जो वाष्प टरबाइन है ये भी जल टरबाइन के प्रकार, उसी प्रकार का टरबाइन होता है। इसमें हम भाप को टरबाइन के ऊपर गिराएंगे। तो आपने देखे होंगे, हवा भरते हैं आप गाड़ियों में, साइकिलों में, तो कितने प्रेशर से हवा भरा जाता है। अब वही प्रेशर जो है यदि किसी टरबाइन के ऊपर प्रेशर से गिराया जाए, हवा को, वाष्प को गिराया जाए, भाप को गिराया जाए, तो वो भी टरबाइन घूमने लगेगी।
घूमेगी कि नहीं। और उस टरबाइन से जुड़ा हुआ जनरेटर है तो जनरेटर भी घूमने लगेगा। तो आप वाष्प के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, वाष्प टरबाइन का उपयोग करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें वाष्प जो टरबाइन होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कोयले से बिजली बनाते हैं, तो कोयले से जो बिजली बनाई जाती है उसमें हम क्या करते हैं, पहले कोयले को जलाएंगे। मानकर चलिए ये एक प्रकार का एक भट्टी है, यहाँ पर पानी रखा हुआ है, हम कोयला जलाएंगे, ये कोयला जलाए तो ये पानी गर्म हो गया। अब ये यहाँ से ये मानकर चलिए ये भट्टी पूरी पैक है, बॉयलर पूरा पैक है, तो जब ये गर्म होगा तो वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। तो इस वाष्प को और हम गर्म करेंगे सुपर हीटर से, जब गर्म करेंगे तो वो जो वाष्प है उसकी वो निकल जाएगी, सिर्फ स्टीम बच जाएगी। और वो स्टीम में प्रेशर बन जाएगा ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसमें प्रेशर के गुण आ जाएंगे, दबाव बनने लगेगा, अणु कंप्रेस होने लगेंगे। तो ये जो भाप जो है अब ये कंप्रेस हो जाएगा और अत्यधिक प्रेशर बन जाएगा। और अत्यधिक प्रेशर बनने के कारण यही इसी को हम टरबाइन के ऊपर जब गिराएंगे तो ये इस प्रकार से टरबाइन है, टरबाइन के ऊपर यदि हम इसको गिराते हैं तो ये टरबाइन घूमने लगता है प्रेशर से। तो जब टरबाइन घूमेगा तो इससे जुड़ा हुआ क्या है, जनरेटर, तो जनरेटर भी रोटेट करेगा। तो ये जो वाष्प टरबाइन चलित जनित्र है, इसमें हम वाष्प का, भाप का, स्टीम का उपयोग करके हम टरबाइन को घुमाते हैं। तो टरबाइन घूमेगा तो उसके साथ जनरेटर भी रोटेट करेगा। तो ये सेकंड हो जाएगा वाष्प टरबाइन चलित जनित्र। तो यहाँ पर प्राइम मूवर के आधार पर हम यहाँ पर टरबाइन को डिफाइन कर रहे हैं अलग अलग। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, डीजल इंजन चलित जनित्र। तो आपने देखा होगा एमजी सेट होता है, आपने देखा होगा शादियों में डीजल इंजन का यूज करते हैं, और वो डीजल इंजन से जनरेटर जुड़ा होता है कि नहीं। शादियों में डीजे बजाने के लिए, शादियों में इमरजेंसी लाइट के लिए ये डीजल इंजन चलित जनित्र का उपयोग किया जाता है। उसमें सब सेटिंग पहले से की रहती है। आप कैरोसिन घासलेट डालते हैं डीजल इंजन में, डीजल इंजन रोटेट करता है और उससे जुड़ा हुआ जनरेटर भी रोटेट करता है और आपको आउटपुट के रूप में बिजली प्राप्त होती है। तो ये आपको शादियों, विवाहों में, फंक्शंस में, पार्टियों में डीजल इंजन का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। क्लियर है। अब ये तो हो गया आपका प्राइम मूवर के आधार पर। यदि हम सेकंड देखेंगे यहाँ पर तो उत्तेजन प्रणाली के आधार पर, जिसे आप कहते हैं एक्साइटेशन के आधार पर, एक्साइटेशन के आधार पर। तो यहाँ पर किसे एक्साइटेट करेंगे हम, तो यहाँ पर हम एक्साइटेट करेंगे, किसको करेंगे, पोल को। किसको एक्साइटेट करेंगे, पोल को। तो पोल को एक्साइटेट करना है हमें, क्योंकि ये जो फील्ड पोल होगा, जब तक ये चुंबकीय क्षेत्र इसमें विद्यमान नहीं होगा तब तक बिजली पैदा नहीं हो सकती। तो हम यहाँ उत्तेजन के आधार पर यदि देखें तो उत्तेजन जो प्रणाली है, उत्तेजन एक्साइटेशन सिस्टम जो है, उसमें देखेंगे तो दो प्रकार के एक्साइटेशन सिस्टम होते हैं। पहला है पृथक उत्तेजित और दूसरा है स्व उत्तेजित। तो इसे पृथक उत्तेजित को कहा जाता है सेपरेटली एक्साइटेड। तो यहां पर हम लिख देते हैं सेपरेटली एक्साइटेड, ठीक है, जनरेटर। और सेकेंड हो जाएगा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अब ये दो प्रकार के जनरेटर हो गए। मतलब उत्तेजन, मतलब एक्साइटेशन सिस्टम के आधार पर डीसी जनरेटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो ये सेपरेटली एक्साइटेड में ऐसा क्या होता है जिसके द्वारा इसका नाम सेपरेटली एक्साइटेड रखा गया है, पृथक उत्तेजित रखा गया है। पृथक उत्तेजित करने का मतलब ये होता है कि आप अलग से इसे डीसी सप्लाई देके इसके पोल को उत्तेजित करेंगे। तो ये जो फील्ड पोल है, इस फील्ड पोल के कनेक्शन के आधार पर भी जनरेटर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उसी फील्ड पोल को जो स्थिर भाग है, जो डीसी जनरेटर के स्थिर भाग जिसे आप यॉक कहते हैं, बॉडी के साथ में अटैच होता है फील्ड पोल, उसी फील्ड पोल को पृथक उत्तेजित करने के आधार पर अलग प्रकार का हो जाएगा। तो ये सेपरेटली एक्साइटेड में हम ऐसा क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, अलग से एक्स्ट्रा डीसी सप्लाई देते हैं। हम क्या देते हैं,
एक्स्ट्रा डीसी सप्लाई देते हैं। तो जब एक्स्ट्रा डीसी सप्लाई दिया जाता है तो ये पृथक उत्तेजित हो गया, मतलब अलग से हमने डीसी सप्लाई देकर उसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया हमने। ऐसा हम किस कंडीशन में करते हैं, जब फील्ड पोल में अपशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाए, तब के सिचुएशन में एक्स्ट्रा डीसी सप्लाई देंगे हम और इसके पोल को उत्तेजित करेंगे। तो पोल उत्तेजित करना मतलब एन और एस पोल बन जाना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाना। सेकंड में देखेंगे स्व उत्तेजित, जिसे कहते हैं आप सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड का मतलब यह होता है कि उसमें अपशिष्ट चुंबकत्व के गुण पहले से विद्यमान है, अपशिष्ट चुंबकत्व के गुण पहले से विद्यमान है, आपको अलग से डीसी सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर स्व उत्तेजित या सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में इसे 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है डीसी सीरीज जनरेटर, दूसरा है डीसी शंट जनरेटर और तीसरा है डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो ये 3 प्रकार के जनरेटर हैं। सीरीज मतलब श्रेणी में आपने फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दिए तो डीसी सीरीज जनरेटर हो जाएगा। आपने समांतर में यदि फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दिए तो डीसी शंट जनरेटर बन जाएगा। आपने समांतर में डीसी कंपाउंड जनरेटर में इसमें फील्ड वाइंडिंग को एक श्रेणी में आर्मेचर के और दूसरा समांतर में आर्मेचर के, मतलब कि सीरीज और शंट दोनों का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डीसी सीरीज मतलब कि सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर, इसे 3 भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ये सेल्फ, कोई भी यदि पूछे कि यहाँ पर जो जनरेटर रखा हुआ है वो किस प्रकार का है, तो सेल्फ एक्साइटेड है, स्वाभाविक सी बात है। यदि सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता तो अलग से डीसी सप्लाई देते हम, रेक्टिफायर सर्किट बनाते, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बना के, या एक बैटरी से सप्लाई देते उसे। अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड जनरेटर है जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें इस टाइप से सर्किट डायग्राम बनता ना, ये एक फील्ड वाइंडिंग हो गई, शंट फील्ड वाइंडिंग, और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हुई, और यहाँ पर क्या लग गया आपका आर्मेचर। इस टाइप से कनेक्शन होता है, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पर आपको आउटपुट प्राप्त होगा। ये आर्मेचर है, ये फील्ड वाइंडिंग है, कौन सी वाली, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और ये शंट फील्ड वाइंडिंग। तो इस टाइप से कनेक्शन कंपाउंड जनरेटर का होता है। इसे 2 भाग में और डिवाइड किया गया है। तो 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया यदि हम देखेंगे तो 2 भाग में आपको मिलेगा शॉर्ट शंट जनरेटर और दूसरा लॉन्ग शंट जनरेटर। देखिए, पहला है शॉर्ट शंट और दूसरा है लॉन्ग शंट। तो शॉर्ट शंट जनरेटर और लॉन्ग शंट जनरेटर में अंतर सिर्फ कुछ नहीं है, फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन का है। देखिए, अभी यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम हमने बनाया है, ये सर्किट डायग्राम लॉन्ग शंट जनरेटर का है। लॉन्ग मतलब कि ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये लॉन्ग लगा हुआ है, और यदि अब इसी को हम शॉर्ट शंट बनाना चाहें तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से इस टाइप से एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग को लगा देंगे, उसके बाद यहाँ से सप्लाई निकाल देंगे और यहाँ पर एक आर्मेचर को लगा देंगे, ये आर्मेचर लग गया आपका, और यहाँ पर एक शंट फील्ड वाइंडिंग को लगा देंगे। इस टाइप से कनेक्शन कर दिया आपने, ये आपको आउटपुट डीसी सप्लाई मिल जाएगा, ये प्लस और ये माइनस का। तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो गया और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई। तो यहाँ पर इसे इसी शंट फील्ड वाइंडिंग को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा शॉर्ट शंट। तो ये सर्किट डायग्राम हो गया शॉर्ट शंट का, और ये लॉन्ग शंट का हो गया। 2 भाग में डिवाइड कर दी हमने। तो हमने चेंजेस क्या किए, सिर्फ ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, इसको यहाँ से कनेक्शन कर देते तो शॉर्ट हो जाता, और यदि इसको पूरा हमने ऊपर तक लगा दिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग के लाइन से तो लॉन्ग शंट हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में अंतर सिर्फ यही है। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर संयोजन व चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर देखेंगे, मतलब कि फ्लक्स फाई के आधार पर, संयोजन और चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर यदि हम देखें तो इसे भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो शॉर्ट शंट जनरेटर और लॉन्ग शंट जनरेटर के बारे में हमने जान लिया। अब संयोजन व चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर, मतलब यही फ्लक्स के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के कैसे होते हैं इसका हमने प्रैक्टिकल किया है। एक तो होता है कम्युलेटिव और दूसरा होता है डिफरेंशियल।
तो कम्युलेटिव और डिफरेंशियल में अंतर क्या है, यदि हम इसे समझें तो आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि हम बताना चाहें तो आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं किस टाइप से समझना है। पहला है कम्युलेटिव और दूसरा है डिफरेंशियल। कम्युलेटिव और डिफरेंशियल में अंतर क्या है, यदि हम यहाँ पर देखें तो इसको इस तरीके से यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखिए ये एक पोल है, बातें नहीं, ये एक पोल है, ये हमने पोल बना दिए। अब इसी पोल में एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग होगी। तो यहाँ पर एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग बना दी हमने, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग बन गई बच्चा, ठीक है। और दूसरा एक और बना देते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग, ये शंट फील्ड वाइंडिंग, ये दोनों फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हमने। तो पहला जो है ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और सेकंड है शंट फील्ड वाइंडिंग। सेकंड क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग। देखिए यहां पर जब हमें कम्युलेटिव बनाना है, दोनों हमें कम्युलेटिव बनाना है, तब यहां पर क्या हो जाएगा, ये फ्लक्स का जो डायरेक्शन है, देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है तो इसमें करंट कौन सी फ्लो होगी, ISE, और शंट फील्ड वाइंडिंग होगी तो इसमें ISH। तो देखिए यहां पर दोनों के करंट के फ्लो का डायरेक्शन सेम है कि नहीं, दोनों का सेम। देखो यहां से धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें यहां से धारा प्रवाहित हो रही हुई, और यहां से जब धारा प्रवाहित होगी तो यहां से निकल के अंदर से जाएगी, फिर यहां पहुंचेगी, फिर यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, और यहां से निकल के बाहर आएगी कि नहीं। वैसे यहां पर भी सेम सिचुएशन होगा, धारा प्रवाहित होगी, यहां से निकलेगी और यहां से, और ये बाहर निकल गई। तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स की जो दिशा होगी, इसको लिखेंगे हम यहाँ पर, इसका जो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे फाई एस, क्या लिखेंगे, ई, और इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा कौन सा होगा, फाई एस एच। तो यहाँ पर हो गया आपका फाई एस ई और यहाँ पर उत्पन्न हो गया फाई एस एच। तो दोनों की फ्लक्स की जो दिशा है वो सेम है। तो दोनों के फ्लक्स की दिशा सेम है, तो यहां पर आपको जो मिलेगा फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा, और ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा उसे लिखेंगे फाई आर। तो ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, जब आप कम्युलेटिव बनाएंगे तो यहां पर दोनों फ्लक्स जुड़ जाएगी, फाई एस ई प्लस फाई एस एच हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया, किसका मिल गया, कम्युलेटिव जनरेटर का मिल गया। और यदि आप डिफरेंशियल का बनाना चाहें, सेकंड क्या है, डिफरेंशियल जनरेटर, तो डिफरेंशियल में आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर सिर्फ इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन कैसा चेंज हो जाएगा, देखिए अब यहां पर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं हम, डायरेक्शन में परिवर्तन हो जाएगा भैया। अब यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही थी, एक करंट जो है यहाँ से फ्लो हो रही थी और इसका डायरेक्शन यही था, ठीक है, इसका डायरेक्शन तो यही था, लेकिन इसका डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर धारा प्रवाहित कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। जब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी तो इस टाइप से धारा प्रवाहित हो गई, इसमें क्लियर है। तो जब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी तो इसका डायरेक्शन अब ये इधर हो जाएगा, अंदर से जाएगी, देखो अंदर से कॉइल गई है, ये इसका डायरेक्शन इस टाइप से, अंदर से कॉइल गई तो इसका डायरेक्शन इस टाइप से हो जाएगा। अब चेंज हो गया इसका डायरेक्शन, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो फ्लक्स का मान भी परिवर्तित हो जाएगा, फ्लक्स की जो दिशा है वो भी परिवर्तित हो जाएगी। तो जब फ्लक्स की दिशा परिवर्तित हो जाएगी तो यहाँ पर देखो, जिधर से धारा प्रवाहित होती तो यहाँ पर बनेगा N और यहाँ पर बनेगा S बनेगा, और यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही तो यहाँ क्या बनेगा, N और यहाँ पर S बनेगा। तो देखो ये S और S दोनों आपस में पास पास हो गए। तो आपको मालूम है चुंबकीय क्षेत्र में N और S आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो ये फ्लक्स को आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिजल्टेंट फ्लक्स, परिणामी फ्लक्स उत्पन्न होगा, फाई आर को कहते हैं हम परिणामी फ्लक्स। तो ये रिजल्टेंट फ्लक्स या परिणामी फ्लक्स के मान में परिवर्तन मिलेगा आपको। तो परिवर्तन में क्या मिलेगा, ये जो फाई एस ई है और ये फाई एस एच है, इसके मान में माइनस में मिलेगा, मतलब कि घटाव हो जाएगा। रिजल्टेंट फ्लक्स जैसे कि कम्युनिटी में ज़्यादा मिल रहा था, प्लस होके मिल रहा था, यहाँ पर माइनस होके मिलेगा। तो इस टाइप से ये पोल है, इस पोल में
जिस तरीके से फील्ड वाइंडिंग को आप जोड़ते हैं तो फील्ड वाइंडिंग वैसा कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो पोल है, जैसे इस साइड भी एक और पोल में बना दूं तो ये 2 पोल का डीसी जनरेटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग किस समय जुड़ती है? जब कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर हो, ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बनता है तब। देखिए हमने यहाँ पर कंपाउंड जनरेटर बनाया है, तो कंपाउंड जनरेटर में 2 फील्ड वाइंडिंग लगती है, वही 2 फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर जुड़ा हुआ है। यदि इनमें धारा की दिशा परिवर्तित कर दिया जाए तो डिफरेंशियल हो जाएगा, और धारा की दिशा सेम होगी तो कम्युलेटिव हो जाएगा। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो अब इनके आधार पर किस टाइप से जनरेटर होते हैं ये इनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। सभी को समझ में आ गया? क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया इसका, ये इसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आगे देखेंगे प्राइम मूवर के आधार पर। तो दोस्तों प्राइम मूवर के आधार पर देखेंगे तो जल टरबाइन के बारे में मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया, ठीक है। इसमें टरबाइन में ब्लेड होते हैं, फैन लगे होते हैं, उसी का उपयोग किया जाता है, और ये बड़ी आकृति का होता है कि नहीं, इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो जल टरबाइन है इसमें आर्मेचर को घुमाने के लिए जल टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट रूप से इसे हम समझ लिए हैं। सेकेंड है वाष्प टरबाइन। तो वाष्प टरबाइन में हम यहाँ पर स्टीम टरबाइन का उपयोग करते हैं। तो स्टीम हम यदि टरबाइन के ऊपर गिराएंगे तो ये टरबाइन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस टाइप से होता है। देखो ये डायग्राम मैंने आप इस टाइप से बना दिया। ये इसकी पंखे हैं, ब्लेड है, क्या है ये? ब्लेड। अरे ये गोल चक्री होती है ना, चक्री वैसी चक्री बनी होती है इसके अंदर। अब मानकर चलिए, देखो यहाँ से हम एक, ये पाइप है और ये पाइप से पानी गिर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये पानी गिरेगा, प्रेशर से गिरेगा तो ये चक्री के ऊपर टकराएगा ना। जब चक्री के ऊपर टकराएगा तो ये चक्री क्या है? घूमते जाएगी। तो इसे कहते हैं ब्लेड। क्या कहते हैं इसे? ब्लेड, मतलब पंखा, इसे ब्लेड कहते हैं। और ये ब्लेड के ऊपर जब पानी गिरेगा तो ये घूमना चालू कर देगा। अब ये जो शाफ्ट है इसका, ये शाफ्ट है, इसे क्या कहेंगे हम? शाफ्ट कहेंगे। तो ये शाफ्ट से यदि हमने जनरेटर का शाफ्ट जोड़ दिया है, ये जनरेटर है, अब ये शाफ्ट को कपल कर दिए हमने, जनरेटर के शाफ्ट को जोड़ दिए, तो ये टरबाइन घूमेगा। इसका नाम क्या है? टरबाइन। जब ये टरबाइन रोटेट करेगा तो जनरेटर भी घूमेगा। इस टाइप से इसको डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जल टरबाइन में भी यही फंक्शन मिलेगा आपको। स्टीम टरबाइन में स्टीम को गिराएंगे प्रेशर से, भाप को, और जल टरबाइन में जल को गिराएंगे। डीजल इंजन का तो आपको मालूम ही है, डीजल इंजन डेली लाइफ में आपको शादी विवाह पार्टियों में देखने मिलता ही है। वहाँ पर घासलेट का उपयोग किया जाता है या डीजल का उपयोग किया जाता है। डीजल इंजन है तो डीजल का उपयोग करेंगे हम, ठीक है। लेकिन हमारे लोकल में डीजल की जगह कैरोसिन ही डाल के चलाते हैं। तो डीजल इंजन का तो सेम है, एमजी सेट जैसा होता है, वैसे ही डीजी सेट होता है उसमें। मतलब डीजी सेट में क्या बोलेंगे? डीजल इंजन सेट। तो डीजी सेट जो मिलेगा आपको वो डीजल इंजन सेट, उसमें इस टाइप से डीजल इंजन का उपयोग करके इंजन के द्वारा उसके काइनेटिक एनर्जी को जनरेटर को दिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। अब यदि एक्साइटेशन के आधार पर यदि हम देखें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। एक्साइटेशन सिस्टम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम के आधार पर जनरेटर में ऐसा क्या अरेंजमेंट किया जाता है जिसके द्वारा जनरेटर रोटेट होता है। तो सबसे पहले तो पृथक उत्तेजित अर्थात कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? ये मेन पॉइंट होता है। सेपरेटली मतलब पृथक मतलब अलग से मतलब कि हम उसे कहीं और दूसरा सोर्स देंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, यदि सर्किट डायग्राम में देखें हम, ठीक है, सर्किट डायग्राम में हम देखें तो ये सर्किट डायग्राम सभी को दिख रहा है। यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो फील्ड वाइंडिंग होगी इसमें क्या करेंगे हम? फील्ड वाइंडिंग को
अलग से डीसी सप्लाई देंगे। क्या देंगे इसे हम अलग से? तो अलग से डीसी सप्लाई देने का मतलब हम अलग से क्यों दे रहे हैं? अलग से देने के मतलब कोई यहाँ पर पृथक उत्तेजित बोला गया है। पृथक मतलब अलग से, इसी को इंग्लिश में सेपरेटली कहा गया है। तो फील्ड वाइंडिंग जो है, स्थिर भाग, फील्ड वाइंडिंग कहाँ लगी होती है? फील्ड पोल पे। तो फील्ड पोल जो होता है वो स्थिर भाग होता है। उसमें चुंबकत्व के गुण बनाए रखने के लिए, हम चुंबकत्व के गुण बनाने के लिए अलग से फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देते हैं। और आपको पता है जब भी किसी कॉइल को डीसी सप्लाई दिया जाता है तो वह स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे आप इंग्लिश में एमएमएफ कहते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अलग से बैटरी के द्वारा डीसी सप्लाई देंगे। आप रेक्टिफायर सर्किट का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास बैटरी नहीं है तो आप ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का उपयोग करके भी अलग से डीसी सप्लाई से दे सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ बैटरी, क्या लगाया गया? यहाँ पर बैटरी लगा गया है। तो एक बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। ये जो दिख रहा है आपको, इसे कहेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग। क्या कहेंगे आप इसे? शंट फील्ड वाइंडिंग। क्या कहेंगे इसे आप? शंट फील्ड वाइंडिंग। यही शंट फील्ड वाइंडिंग में अपशिष्ट चुंबकत्व का मान खत्म हो गया है। तो अपशिष्ट चुंबकत्व का मान खत्म हो जाएगा तो ये जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न नहीं करेगा। हम क्या करेंगे? अलग से बैटरी सप्लाई देंगे, बैटरी से जोड़ दिए इसे, और एक रेजिस्टेंस लगा देंगे या एक रियोस्टेट लगा देंगे। रियोस्टेट लगा देंगे तो ये करंट के मान को लिमिट कर लेगा, ज़्यादा करंट इस फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित नहीं होगी। इसीलिए क्या करते हैं? अलग से हम एक रियोस्टेट लगा देते हैं या एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर इसी बैटरी के सीरीज में एक रियोस्टेट लगा दी है, तो यह करंट के मान को क्या कर लेगा? लिमिट कर लेगा, कम कर लेगा। अब यदि रियोस्टेट लगा है तो हम यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस के मान को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर करेंगे। और ये शंट फील्ड वाइंडिंग में अलग से डीसी सप्लाई देंगे तो यह स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और आपको मालूम है जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाते हैं तो वह फ्लक्स को काटता है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। सभी को पता यह नियम फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम है। यही नियम यहाँ पर कार्य करेगा। शंट फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को E1 E2 से शो किया जाता है, आर्मेचर को A1 A2 से शो किया जाता है, और यहाँ पर क्या लगा है? RL लोड लगा हुआ है। तो ये लोड के रूप में यदि रजिस्टिव लोड लगाया, आपने लैंप लोड लगाया है तो ये लैंप जलना चालू कर देगा। तो ऐसा इसीलिए करते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर इसीलिए बनाया जाता है कि कभी कभी ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग जो है जिस पोल पे लगा हुआ है उसका चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है, जिसे कहते हैं अपशिष्ट चुंबकत्व, जिसे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहा जाता है। यदि अपशिष्ट चुंबकत्व के गुण खत्म हो जाए, अब ये अपशिष्ट चुंबकत्व है क्या? अपशिष्ट चुंबकत्व का मतलब होता है कि चुंबकत्व के कुछ परसेंट, कितने? 4 से 10% चुंबकत्व के गुण विद्यमान रहना उसमें। जब तक 4 से 10% तक चुंबकत्व के गुण विद्यमान नहीं रहेंगे तो ये इस चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर रोटेट करेगा तो बिजली पैदा करके नहीं देगा। तो ये गुण होना चाहिए उसके अंदर, तभी तो फ्लक्स कटेंगे, तभी तो बिजली उत्पन्न होगी। तो यही चीज़ को ध्यान देना है आप सभी को। इसीलिए इसे अलग से सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर बनाया जाता है और इस सर्किट डायग्राम के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। क्लियर है? आपको इतना समझ में आ गया है? ठीक है। अब यहाँ पर इसमें भी अलग अलग मिलेंगे आपको। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स यदि देखें हम, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें हम इसमें, तो सेपरेटली एक्साइटेड में आपको किस टाइप से देखने मिलेगा, चलिए इसे हम समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ कर्व बने हुए हैं। देखो, खुला परिपथ अभिलक्षण कर्व, इस कर्व के बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखो, आपको जब ये टर्मिनल वोल्टेज अर्थात कि इसे VT से लिखेंगे आप, इट मीन्स, और ये हो जाएगा आपका फील्ड करंट। तो IF जो हो जाएगा, IF को कहेंगे फील्ड करंट। क्या कहेंगे इसे हम? फील्ड करंट।
तो फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लो होने वाली करंट होगी वो फील्ड करंट होगी, और यहाँ पर टर्मिनल में जो वोल्टेज प्राप्त होगा आपको वो टर्मिनल वोल्टेज होगा, जो आउटपुट के रूप में टर्मिनल बॉक्स बाहर लगा रहता है जनरेटर में, और उस टर्मिनल में जो वोल्टेज आपको प्राप्त होगा, जनरेटर जो वोल्टेज बनाकर देगा आपको, वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। तो फील्ड करंट और टर्मिनल वोल्टेज, जिसे आप EMF भी कहते हैं, क्या कहते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, या जिसे आप टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, और जो फील्ड करंट है IF, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचा जाता है, एक कर्व बनाया जाता है। तो ये कर्व कैसा होता है? सबसे पहले तो मिलेगा जब गति नियत अवस्था में हो, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड हो। कैसी स्पीड हो? कांस्टेंट स्पीड हो। जब स्पीड कांस्टेंट होगा जनरेटर का, जनरेटर की स्पीड कम ज्यादा नहीं होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी, तब की कंडीशन में आपको ये देखो, स्टार्टिंग में जब जनरेटर को स्टार्ट करोगे ना, तो वोल्टेज कैसा है? 0 से उत्पन्न होगा। अब देखो यहाँ पर ये जो इतना भाग यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या है? गैप है ना इतना भाग। तो ये जो 4 से 4 to 10% जो है, मतलब कि इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। तो ये जो मान है, ये कुछ परसेंट वोल्टेज उत्पन्न करके स्टार्टिंग में सट से देता, मतलब तुरंत देता है। अब ये जो है जैसे जैसे कर्व बढ़ता जाएगा, ग्राफ बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ बढ़ेगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, जनरेटर की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट का मतलब, यदि 2 पोल है, 3000 RPM की स्पीड घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड है उसकी, तो आपको वोल्टेज भी टर्मिनल वोल्टेज कैसा मिलेगा? स्थिर मिलेगा। कितना मिलेगा? 220 वोल्ट मिलेगा, 220 वोल्ट कांस्टेंट वोल्ट मिलेगा आपको, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट कांस्टेंट मिलेगा आपको। तो ये जो है, जब कांस्टेंट स्पीड होगा, जनरेटर की स्पीड कांस्टेंट होगी, जनरेटर की इसकी स्पीड यदि जब कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी, तो ये एक नियत ग्राफ दिखाएगा, मतलब सीधी लाइन में दिखाएगा। दिख रहा है आप सभी को? ये सीधी लाइन में दिखाएगा। और जैसे इनमें ये असंतृप्त, मतलब कि अनसेचुरेटेड पोल जब अनसेचुरेटेड हो जाएंगे, ठीक है, एक तो होती है पोल का सेचुरेशन होना, मतलब कि संतृप्त होना। पोल सेचुरेटेड हो जाएंगे, कहने का मतलब फ्लक्स वो जो बनाना स्टार्ट करेंगे, वो कांस्टेंट जब फ्लक्स बनाना करेंगे तो उससे ज़्यादा नहीं बना पाएंगे फ्लक्स, तो वो कंडीशन होती है सेचुरेशन की, संतृप्त की कंडीशन होती है। और एक होती है असंतृप्त की। तो यहाँ पर जब सेचुरेशन की कंडीशन में जो यहाँ पर ग्राफ बनेगा, तो ये इस टाइप से बनेगा, और ये रेखीय अवस्था में ऐसे ऐसे भाग में बनेगा। चलिए, अब यदि इसकी थ्योरी को थोड़ा सा देखेंगे हम, तो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है? चुंबकीय एवं नो लोड संतृप्त अभिलक्षण के नाम से भी इसे क्या कहते हैं? जाना जाता है। तो नो लोड संतृप्त अभिलक्षण, मतलब कि नो लोड सेचुरेशन कंडीशन, जब नो लोड की अवस्था में होगा तब के समय की बात किया जा रहा है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कब बनाए जाते हैं? तो सभी प्रकार के डीसी जनरेटर में अभिलक्षण कर्व निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जाता है, जिसमें से है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? पहला क्या है? ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद मिलेगा आपको तीसरा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये 3 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे अभिलक्षण कर्व कहते हैं, जो आप ग्राफ बनाते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला आपने बनाया होगा ईडी में, वैसा ही यहाँ पर सर्किट डायग्राम बनता है, उसी को कर्व के रूप में या कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में जाना जाता है। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है? किसी घूर्णन गति पर मशीन की जो फील्ड करंट है या एक्साइटेशन जो करंट होती है, फील्ड करंट, हम क्या करते हैं? सेपरेटली एक्साइटेड में फील्ड वाइंडिंग को अलग से धारा देते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे? एक्साइटेड करंट, या उसी को क्या कहेंगे? फील्ड करंट, या उसी को कहेंगे नो लोड करंट। तो ये किसको दिया जाता है? ये आर्मेचर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, उन दोनों के मध्य रिलेशन स्थापित करता है, क्योंकि हम स्थिर भाग को, अर्थात कि फील्ड पोल को अलग से डीसी सप्लाई दे रहे हैं।
सेपरेटली एक्साइटेड बनाने के लिए। अब आर्मेचर भाग घूमने वाला होता है कि नहीं? तो आर्मेचर भाग घूमने वाला होता है, तो जब तक आप फील्ड पोल को डीसी सप्लाई नहीं देंगे तो आर्मेचर रोटेट तो करेगा लेकिन वोल्टेज नहीं बना पाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा, क्यों वोल्टेज उत्पन्न करके नहीं दे रहा है, उसके बीच में भी एक कर्व बनता है और उसी कर्व को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। सेकंड देखेंगे तो सेकंड होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ये ऐसा क्यों बनाया जाता है, ऐसे ग्राफ क्यों खींचे जाते हैं कि जनरेटर आपका कितना एफिशिएंट है, कितना वोल्टेज बनाकर दे रहा है, क्या क्वालिटी है इसकी और कितना वोल्टेज बनाकर दे सकता है, ये सारी चीज इससे हमको पता चल जाता है। अब ये जो अभिलक्षण कर्व है, इसमें आर्मेचर में जो विप्रेरित विद्युत वाहक बल है ईएमएफ और जो आर्मेचर करंट, आर्मेचर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, मतलब कि ईएमएफ उत्पन्न होगा, तो उसमें आर्मेचर में करंट भी फ्लो होगी। तो आर्मेचर करंट और आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, इन दोनों के बीच में संबंध दर्शाने के लिए यह कर्व बनाया जाता है जिसे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो यहां पर किस किस के बीच में खींचेंगे, ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में ये कर्व खींचेंगे। और ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में खींचेंगे हम यहां पर, तो यहां पर समझ में आ जाएगा फील्ड करंट IF एंड नो लोड, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, नो लोड संतृप्त अभिलक्षण के नाम से इसे जाना जाता है। तो नो लोड आर्मेचर में यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न होगा कि नहीं? तो ये आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाएगा। इसी ईएमएफ को क्या कहते हैं हम, टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। तो ये VT और IF के बीच में या EMF या IF के बीच में खींचा जाएगा, जिसे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। उसके बाद है आंतरिक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें आर्मेचर करंट और EMF के बीच में खींचा जाएगा कर्व। तो X एक्सिस EMF का हो जाएगा, Y एक्सिस आर्मेचर का हो जाएगा। इस टाइप से समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। उसके बाद है इसमें एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किस किस के बीच में खींचा जाएगा। अब यहां पर देखेंगे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये टर्मिनल वोल्टेज अर्थात कि ईएमएफ जो टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होगा उसके बीच में और लोड करंट के बीच में। तो आपको अभी तक लोड करंट कहाँ से आया था ये समझ में नहीं आया होगा। लोड करंट कहाँ से आता है मालूम है, जैसे कि आपने लोड बैंक लगा दिया, लोड बैंक लगाएंगे, यदि हमने लोड ज़्यादा डाल दिए तो टर्मिनल में जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज बनाकर दे रहा है अर्थात कि जनरेटर में करंट का मान बढ़ जाएगा, आर्मेचर करंट का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है जिसे आप VT कहते हैं, या इसी को क्या कहेंगे आप, EMF कहेंगे कि नहीं। तो ये वो टर्मिनल वोल्टेज या EMF के साथ में आपको ये जो लोड करंट है, ये लोड करंट के बीच में आप ग्राफ खींचेंगे। पहला ग्राफ हमने खींचे थे टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में, दूसरा ग्राफ हमने खींचे थे आर्मेचर करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में, तीसरा ग्राफ हमने खींचे लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में। ये 3 प्रकार के ग्राफ खींचे जाते हैं और ये 3 प्रकार के ग्राफ एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। अब ये जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है इसके बारे में यदि जाने तो आप सभी को मालूम है सेल्फ एक्साइटेड का मतलब होता है स्व उत्तेजित, मतलब कि फील्ड वाइंडिंग जो है, उस जो फील्ड पोल है उसमें अलग से पहले से ही चुंबकत्व के गुण विद्यमान रहना। तो अलग से जब चुंबकत्व के गुण विद्यमान उसमें रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर हो जाएगा। तो आप देखेंगे जिस डीसी जनरेटर में जो फील्ड पोल है उसको उत्तेजित करने के लिए अलग से हमें कुछ देना नहीं पड़ता, उसमें स्वयं के गुण विद्यमान होते हैं, अर्थात चुंबकत्व के गुण पहले से ही विद्यमान होते हैं। तो इस प्रकार के डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही स्थापित रहता है, पहले से ही स्थापित रहता है और ये पहले से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ रहता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, विद्युत चुंबकत्व गुण विद्यमान रहते हैं, तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के रूप में जाना जाता है। तो हम जो एग्जाम में
देखते हैं बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या है। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में, इस प्रकार के जनरेटर में पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, पहले से भी स्थापित किया रहता है, अलग से डीसी सप्लाई देके उसको स्थापित नहीं करना है। तो इसे कहेंगे हम स्व उत्तेजित सेल्फ एक्साइटेड, मतलब इधर से हमने मोटर को, इसे इधर से जनरेटर को हमने सप्लाई दी, मतलब कि स्टार्ट किया, मतलब सप्लाई देने का मतलब ये है कि आपने मैकेनिकल एनर्जी दिया, इसे प्राइम मूवर से जोड़ दिया, जनरेटर वोल्टेज बनाना चालू कर देगा, टर्मिनल में वोल्टेज आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाता है किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही स्थापित रहने के कारण यह सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो विद्युत वाहक बल जो उत्तेजित उत्पन्न होगा वो होता है आर्मेचर वाइंडिंग में। सभी को पता है विद्युत वाहक बल किस में उत्पन्न होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में, जनरेटर में। ठीक है, तो इसके जो फील्ड पोल होते हैं वो किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन के होते हैं, तो या कास्ट स्टील के बने होते हैं। तो बड़े साइज का जो होगा कास्ट आयरन, छोटे साइज कास्ट स्टील, जिससे एक बार यदि विद्युत चुंबकित कर दिया जाए तो वो बराबर ऑटोमेटिक उसमें चुंबकत्व गुण विद्यमान रहते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। क्लियर है सभी को। अब ये जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है, इसमें देखेंगे तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग। अब यही शंट फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, ये आर्मेचर के समांतर में, इसलिए क्या हो जाएगा, शंट फील्ड वाइंडिंग हो जाएगा। सीरीज में होता तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो जाता। और ये आरएल लोड लगा हुआ है, मतलब आपने लोड से कनेक्ट कर दिया इसे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार के जनरेटर मिलेंगे। तो पहला मिलेगा आपको डीसी सीरीज जनरेटर, दूसरा मिलेगा आपको डीसी शंट जनरेटर, और तीसरा मिलेगा आपको डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो इसमें हम 3 प्रकार के जनरेटर का उपयोग करेंगे, और ये तीनों प्रकार के जनरेटर को यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। तो दोस्तों कल हम पढ़ेंगे डीसी सीरीज जनरेटर। डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे।